आते हैं मुख्य विषय पर वापस। दूसरा विषय जो हमारा चल रहा है, चालू करिए और कोई डिफिकल्टी हो शाम को 4 से 6 के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं, या प्रवचन के बाद में 6:30 के बीच में भी आप संपर्क कर सकते हैं। जिसको जो भी डिफिकल्टी हो वो सॉल्व की जाएगी। और प्रयत्न करें, शुरू में डिफिकल्ट हो सकता है पर एक बार आपकी लिंक बन जाएगी फिर ये इतना इजी हो जाएगी किताब कि आपको समझने में आसान हो जाएगी। क्योंकि क्या है, उपदेश जो दे रहे हैं, जो प्रवचन देते हैं, इसको बोलते हैं उपदेशात्मक बोध। ये आपको फेस देख करके आपका बोध दिया जाता है। पर जो किताबें लिखी जाती हैं, किताबों में सिद्धांतों को ज़्यादा किया जाता है क्योंकि साइंस के हिसाब से किताबें लिखी जाती हैं। और जहाँ पीएचडी की किताब रहती है उसमें संक्षिप्तकरण किया जाता है। यदि इसको डिटेल में करते हैं, हमारे सामने सबसे पहले इसके जो पेजेस बनाए थे तो इससे करीब 4 गुना पेजेस थे, उनको संकुचित किया गया और इतने बनाए। तो इसलिए थोड़ा संकुचित भाषा का भी प्रयोग किया गया है। जहाँ जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप निशान लगा लीजिए और सुबह या शाम जब भी आपको समझ मिलता है उस समय आके आप पूछ सकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद बाहर जहाँ रहेंगे वहाँ पर भी आप लोग आ सकते हैं पूछने के लिए, जिससे कि आपको एक बार एक चैप्टर भी आप मन से पढ़ लेंगे ध्यान देकर के, तो हमारी भाषा आपको समझ में लग जाएगी और उसके कारण से आपको पूरी को समझ आने लगेगी। ऐसा प्रयत्न आप करना। और ये मान करना है कि ये पुस्तक जो है हमारे अपने स्वयं के लिए है, स्वयं को गाइड के लिए है कि हमारे जीवन का विकास कैसे हो सके। जैसे आज ये चैप्टर चला था आपका कि आपको चलना कहाँ से है, तो चलना शारीरिक विज्ञान से है, शारीरिक एजुकेशन से है, और पहुँचना कहाँ तक है, तो आपको भावात्मक नहीं आध्यात्मिक तक पहुँचना। वो लास्ट बची गया अभी। आपके आईक्यू को इंक्रीज करना है, आईक्यू को डेवलप करना है, ईक्यू को भी डेवलप करना है और एसक्यू को भी डेवलप करना है। ये 3 क्वालिटीज़ आपकी डेवलप करना है, इतने तक आपके ज्ञान को पहुँचाना है। ऐसे शुरू से करते हैं, छोटे बड़े से प्राइमरी से कर रहे हैं और अंत तक पहुँचाते हैं, फाइनल तक। इस प्रकार का इसके अंदर एजुकेशन है। तो इसलिए धीरे धीरे शांति से पढ़ना चालू करिए। आप रोज़ भरे से आप चाहें तो 4 पेज पढ़िए, धीरे धीरे आप 10 मिनट के अंदर 40 पेज पढ़ेंगे, चैप्टर पूरा होगा और डिफिकल्टी आएगी सॉल्व होगी। दूसरा विषय हमारा जो चल रहा है इस पर हम पहुँचते हैं, टाइम मैनेजमेंट। पिछले 2 दिनों में हमने एक निर्णय किया कि समय प्रबंधन यदि हमें करना है तो 3 उद्देश्यों की पूर्ति करना होगा। कौन कौन से? उचित समय पर उचित कार्य करने की पद्धति डेवलप हो। दूसरा, न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य किस प्रकार संभव हो सकता है, बार बार उसके बारे में विचार हो और कहीं ना कहीं प्रयोग हो। और तीसरा, वर्तमान क्षण का सर्वोत्तम सदुपयोग क्या किया जा सकता है, उसका चिंतन हमारा होता है और उसका ही प्रयोग होता है। इन 3 सैद्धांतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 8 स्टेप्स में हम टाइम मैनेजमेंट के कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स को लेने जा रहे हैं। उसमें से कल हमने प्रारंभ किया था। पहला पॉइंट ये था कि हम सबसे पहले उद्देश्य निर्माण करें, मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव। मतलब हम ऑब्जेक्ट तैयार करें कि मुझे समय प्रबंधन करना ही है। जब तक किसी कार्य में ही नहीं लगता तब तक उस कार्य की सही शुरुआत नहीं होती। तो हम रोज सुबह शाम चिंतन करें, भले ही हम टाइम से लेकिन चलें, टाइम से पिछड़ जाएं, कोई बात नहीं। फिर हम वापस अपने आप को दुरुस्त करें कि नहीं, मुझे टाइम पर ही सब काम करना है। ऐसी बार बार चेतना जागृत करने से हमारे अंदर सुधार होगा। अभी आप क्या करते हैं, समय प्रबंधन तो करना तो है, जैसे किस पॉइंट तक आ गए है ना, करना तो है अपने को, पर कब करना है, कैसे करना है, ये अपने कभी क्लियर नहीं होता। अब ये कब क्लियर होगा, जब आपके मन में ऐसा आ जाएगा करना ही है, अपने इस काम को अपने करना ही है। देखिए 2 शब्द हैं अलग अलग, जहाँ पर तो रहता है वहाँ पर कुछ इफ एंड बट्स रहते हैं, किंतु परंतु रहते हैं। करना तो है किंतु अभी थोड़ा दिन बाद, थोड़ा समय बाद, उस समय का इंतजार नहीं करिए। अब इस पॉइंट तक आ जाइए आप कि अपने को ये काम करना ही है, एजुकेशन मैनेजमेंट करना ही है अपना नहीं कह रहा, अभी तक छोड़ दिया, पर अब करना ही है, समय प्रबंधन करना ही है अपने को। इतनी जागृति अपने अंदर बिल्कुल इस शिविर के पहले पैदा करें। पहला बिंदु हमारा हुआ कि उद्देश्य निर्माण करें, मतलब एक चेतना जागृत करें भीतर में कि मुझे समय प्रबंधन करना ही है। उठे भले ही लेट, लेकिन उठने के बाद एक चिंता जरूर कर लें, कल से मैं बराबर उठूंगा, मतलब उठूंगा ही। ऐसा बार बार ही लगता जाएगा तो वो चेतना अपने आप जागृत होगी, अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप चालू होगी, मेंटल क्लॉक अपने आप चालू होगी, इमोशनल क्लॉक अपने आप चालू होगी,
स्पिरिचुअल क्लॉक अपने आप चालू होगी और इस प्रकार से अंदर की पूरी व्यक्तित्व की स्थिति ऐसी होगी कि वो समय प्रबद्ध होती चली जाएगी। तो पहला पॉइंट तो हुआ कि हमारे अंदर चेतना जागृत हो कि मुझे समय प्रबंधन करना ही है। दूसरा बिंदु हमारे सामने आया कि हम अपने जीवन की सही नीतियों का निर्माण करें, सही लक्ष्य का निर्धारण करें। राइट गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द लाइफ। जब तक किसी के पास लक्ष्य नहीं है तब तक उसका हर परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि उसे कहाँ पहुंचना है उसे नहीं मालूम, बीच में कहीं भटकन आएगी और भटक जाएगा। तो इसके लिए बार बार जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें। उसके पहले हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। उत्तराधीन सूत्र में आता है कि एक सुई वह है जो धागे में पिरोई हुई है और एक सुई वह है जो धागे के बिना है। योग से दोनों गिर जाए आपको कौन सी आसानी से मिल जाएगी। इसी प्रकार से एक जीवन वह है जो लक्ष्य विहीन है और एक जीवन वह है जो लक्ष्य सहित है। लक्ष्य विहीन जीवन कब गुमराह हो जाए, किसी गलत राह पर भटक जाए, कोई भरोसा नहीं, और वापस मूल स्थान पर पहुंचे ये भरोसा नहीं। लेकिन जो लक्ष्य सहित जीवन है वो भटकेगा नहीं, वो अंततोगत्वा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इसे जीवन में लक्ष्य का अत्यधिक महत्व है। अब जब लक्ष्य की बात आती है तो कई लोगों की स्थिति ऐसी भी होती है कि वो बोलते हैं कि अंदर ही अंदर सोचते हैं मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। मतलब इतना लालच रखता है कि कुछ छूटने की स्थिति नहीं बनती। ऐसे महत्वाकांक्षी लोग भी कई होते हैं दुनिया में। पर फिर उन्हें मतलब सिलेक्शन करो कि कौन सा लक्ष्य उचित है और कौन सा लक्ष्य अनुचित है। यदि बहुत सारे लक्ष्य बन गए तो वही स्थिति मानो कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जब आप एक कार्य करोगे तो आपको उसका दूसरा कार्य याद आएगा, तीसरा कार्य याद आएगा, चौथा कार्य आएगा, तो आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह भी एक आवश्यकता होती है कि जैसे हमारी एनर्जी लिमिटेड है, जैसे हमारा टाइम लिमिटेड है, वैसे हमारे लक्ष्य भी लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड होना चाहिए लेकिन कोई भी आवश्यक पहलू की उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सर्वांगीणता भी होनी चाहिए और अनावश्यकता से दूरी भी होनी चाहिए। अब जब बात ये आती है तो हमारे सामने तो अभी हाल फिलहाल में 11 लक्ष्य हमको दिख रहे हैं। ये हमारे जीवन के लक्ष्य हैं और इनकी पूर्ति करना हमारा मकसद होना चाहिए। पर इसमें भी हमें प्रायोरिटी सेट करना होगी, मुख्यता और गुणता तय करना होगी। ऐसा नहीं हो जाए कि व्यवहारिक जीवन को सेट करते करते हम उसी में इतना डूब जाएं कि आध्यात्मिक जीवन छूट जाए। कई लोग बोलते हैं कि हमारा साथ 7 साल पहले जो आप व्याख्यान देते थे तो उसमें आध्यात्मिकता ज्यादा थी, अब तो बहुत खत्म ही हो गई। खत्म नहीं हुई है, व्यवहारिक पक्ष को अपने मुख्यता दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक पक्ष हटा दिए। दोनों का बैलेंस होगा तभी लाइफ बैलेंस होगी। तो इसके व्यवहारिक पक्ष भी आए और आध्यात्मिक पक्ष भी आए। मतलब जो प्रायोरिटी सेट हो कि मेरा ऐसा ना हो जाए मैं किसी एक पहलू को इतना अधिक महत्व दे दूं कि दूसरा पक्ष या तो कमजोर रह जाए या उसकी उपेक्षा हो जाए। अब बात ये आती है कि जब हम लक्ष्य बनाएंगे और हमने लक्ष्य तय कर लिया, लक्ष्य तय करने के बाद एक समस्या फिर रह जाती है हमारे व्यक्तित्व में। कुछ लोग लक्ष्य बनाने के बाद उसके प्रति एडामेंट हो जाते हैं, इतने फर्म हो जाते हैं कि फिर उसमें कहीं लचीलापन रहता ही नहीं। जबकि प्लानिंग उसी को कहते हैं जिसमें लचीलापन हो, क्योंकि प्लानिंग हमेशा पूर्वानुमान पर आधारित होती है। जो घटना भविष्य में होना है उसको मात्र हमने एक फोरकास्टिंग करके देखा है, एक उसका पूर्वानुमान लगाया है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा। इसलिए लक्ष्य बनाने वाले व्यक्ति को लचीलापन रखना बहुत जरूरी है। देश काल परिस्थिति के आधार पर अपने नीति को, अपनी रणनीति को, अपने लक्ष्य को फेरबदल कर सके ऐसा व्यक्तित्व होना जरूरी है। मैंने कह दिया बस ऐसा ही होना चाहिए, मैंने सोच लिया ऐसे ही होना चाहिए, ये जो सोच है ये सोच गलत है। ये सोच हमेशा दुखी करेगी, ये ईगो डेवलप करेगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लानिंग भी करना है, लक्ष्य भी बनाना है, लेकिन लक्ष्य में लचीला भी रहना है। एक बिंदु और आता है लक्ष्य से जुड़ा हुआ कि लक्ष्य कितना बड़ा होना, लक्ष्य कितना बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं आसमान में तारे तोड़ दो इतना बड़ा लक्ष्य है, तो ये भी ऊंची छलांग जरूर है, लेकिन ये बंदर की छलांग जैसी है, उछलेगा जरूर लेकिन गिरेगा आपको नीचे, उड़ेगा नहीं। लक्ष्य कैसा होना चाहिए?
तीन ऑप्शन है आपके सामने। या तो अपनी क्षमता से छोटा लक्ष्य हो, या अपनी क्षमता के बराबर लक्ष्य हो, या अपनी क्षमता से थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य हो, और या फिर अपनी क्षमता से बहुत ऊंचा लक्ष्य हो। 4 पॉइंट्स हो गए। कौन सा पॉइंट थी? जो व्यक्ति बोलता है लक्ष्य हमेशा क्षमता से कम ही होना चाहिए जिससे पूरा हो जाए, तो उस व्यक्ति की क्षमता का कभी विकास ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी क्षमता का जितना अवेलेबल है उसका भी उपयोग बराबर नहीं कर रहा है, तो उसका उपयोग तो होना ही नहीं पूरा, तो उसकी विकास की तो बात ही नहीं। जो व्यक्ति बोलता है इतनी क्षमता उतना ही लक्ष्य होना, तो एक तो ये बिंदु बहुत डिफिकल्ट है कि एग्जैक्टली जितनी क्षमता उतना लक्ष्य, और दूसरा इसमें भी दिक्कत वही है कि क्षमता का डेवलपमेंट कैसे होगा। जो व्यक्ति बोलता है क्षमता से बहुत ऊंचा बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, तो उसकी भी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको असफलता जब मिलेगी तो वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, और उसका पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या स्थिति बचती है? तो जितनी बड़ी क्षमता हो उससे थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, से 10% अधिक, 20% अधिक से, जिससे क्या होगा कि आपकी क्षमता डेवलप होती रहेगी। क्षमता एक ऐसी चीज होती है जिसका हम उपयोग करें तो बढ़ती है, उपयोग नहीं करें तो घट जाती है। बचपन में अपन साइकिलिंग करते थे, जवानी आई, अपने बाइक का उपयोग चालू करा, फिर उसके बाद कार तक पहुंच गए। अब कोई हमको बोले साइकिलिंग करो, कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आज भी 60 साल का व्यक्ति साइकिलिंग कर सकता है, तो हम 40 साल के नौजवान क्यों नहीं कर सकते? पर कारण क्या हुआ? हमने अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करा, तो क्षमता घट गई। ये चीज हमारी अपने भावात्मक विकास करने के क्षेत्र में भी आती है। अपन किसी से माफी मांग सकते हैं, लेकिन अपन कहते हैं माफी मांगू तो कैसे मांगू? पत्नी से माफी मैं कैसे मांगू? बहुत मुश्किल पड़ता है। क्षमता है लेकिन क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं, धीरे धीरे ईगो बढ़ता जाता है और क्षमा मांगने की कैपेसिटी घटती जाती है। छोटे छोटे नियम होते हैं। सुबह 6 बजे के पहले उठना गर्मी के दिनों में बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं, लेकिन हमारे घरों में कई ऐसे लोग हैं जो 7, 7:30, 8 बजे उठते हैं। क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं तो क्षमता घट जाती है। ऐसी स्थिति आती है। आपसे कहते हैं कि चलिए 14 आप हरी नहीं खाएंगे, एक दिन तो त्याग का जीवन बिताइए, एक दिन तो सात्विक जीवन जीजिए। तो हम कई बहाने बनाते हैं, 14 आएगी, हमको पता नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, कभी गलती से खा लिया तो क्या होगा, कभी जरूरी कोई शादी ब्याह आ गया तो क्या होगा। ये हमारी समस्या है। पर यदि कॉन्फिडेंस डेवलप करें तो इतनी सारी चीजें याद रखते हैं, तो क्या हम 14 याद नहीं रख सकते? इतनी सारी चीजें छोड़ देते हैं मौका आने पर, तो क्या हम हरी नहीं छोड़ सकते? एक डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब आपको दिन में 3 बार दवाई लेना होगी, सुबह 8 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 5 बजे, तो बराबर याद रखते हैं। क्षमता तो है, लेकिन अच्छे मार्ग पर बढ़ने में हम अपनी क्षमता को ढक लेते हैं, इसके कारण हमारी क्षमता घटती चली जाती है। पर थोड़ा पॉजिटिव चिंतन हो तो हम अपनी क्षमता का विकास भी कर सकते हैं। आप तब त्याग करें, आप स्वाध्याय सत्संग करें, आप कोई भी अच्छा कार्य करें, जितनी अपनी कैपेसिटी है उससे 10%, 5%, 2% ज्यादा करके करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अपनी क्षमता का विकास हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। जब लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य के 5 पहलू हमारे सामने होना चाहिए। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? तो आज की मॉडर्न भाषा में कहते हैं लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए, SMART। लक्ष्य कैसा हो? स्पेसिफिक हो, मतलब स्पष्ट हो। लक्ष्य कैसा हो? मेजरेबल हो, मापने योग्य हो। लक्ष्य कैसा हो? अचीवेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो। लक्ष्य कैसा हो? रियल हो, वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो। लक्ष्य कैसा हो? टाइम बाउंडेड हो, समय प्रबद्ध हो। जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य बनाते समय इन 5 पहलुओं का हमें ध्यान रखना है। हमने लक्ष्य बना दिया लेकिन लक्ष्य स्पष्ट नहीं है।
चाहिए मुझे सामयिक 48 मिनट बैठ करके अपने शुभ ध्यान में रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ने निर्णय करा, बस करना चाहिए। कब से करना है, कहाँ बैठ के करना है, किसके साथ करना है, किस विधि से करना है, किन किन उपकरणों के साथ करना है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं। कभी वो लक्ष्य हासिल होगा, हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ शब्दों में रहेगा, ख्यालों में रहेगा। लक्ष्य जो भी बने उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। कभी कोर्ट आपको बोले कि आपका केस आगे बढ़ा जाता है, इतना बोलकर के चुप। कब अगली पेशी होगी कुछ पता नहीं, किस समय होगी कुछ नहीं पता, क्या स्थिति बनेगी, काम नहीं होगा। किसी ने आपको कहा कि मेरा ऑर्डर बुक कर लीजिए, क्वांटिटी मुझको नहीं पता, कैसी स्थिति होगी। मतलब लक्ष्य जब तक स्पष्ट ही नहीं होगा तब तक लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा। इसलिए लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, लक्ष्य मेजरेबल होना चाहिए। हम लक्ष्य को कन्वर्ट करें मैथमेटिक्स में, लक्ष्य को सिर्फ हम आर्ट नहीं रहने दें, उसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में कन्वर्ट करना सीखें। मुझे समता भाव का विकास करना है, ये मेजरेबल लक्ष्य नहीं है वास्तव, क्योंकि समता भाव का कोई मापदंड मेरे पास नहीं है। लेकिन अपन ने इतना तय किया कि मैं दिन भर में 2 सामयिक करूंगी या करूंगा, और 2 सामयिक में मैं समता भाव का अभ्यास करूंगा। तो ये लक्ष्य मेजरेबल हो गया कि 96 मिनट 96 मिनट्स के लिए मुझे समता भाव का अभ्यास करना है। लक्ष्य कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। आपको कहा मेहमान आए, चाय बना दो, चलो स्पेसिफिक हो गया कि चाय बनाना है, लेकिन कितने लोगों की चाय बनाना ये नहीं पता, क्या स्थिति होगी, कितना बनाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसलिए लक्ष्य जो भी बनाए वो मेजरेबल हो, उसको आप कन्वर्ट करें मैथमेटिक्स में, टाइम के उसमें, टाइम की फ्रेम में या क्वांटिटी की फ्रेम में, नंबर्स के फ्रेम में, किसी न किसी तरह की फ्रेम में आप उसको लाइए जिससे वो मेजर कर सकेगा। तीसरा होता है लक्ष्य कैसा हो, अचीवेबल हो। लक्ष्य ऐसा हो जो आप प्राप्त कर सकते हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसने कहा मैं मैराथन दौड़ूंगा, तो लक्ष्य कहीं प्राप्त नहीं होगा उसको, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। तो लक्ष्य ऐसा हो जो आप प्राप्त कर सकते हो। लक्ष्य कैसा हो, रियल हो, वास्तविक हो, काल्पनिक नहीं हो। कोई बोले कि मेरा लक्ष्य है कि मैं पूरे देश की सेवा करूंगा और 1 अरब के 1 अरब लोगों को गोद ले लूंगा और उनका पूरा लालन पालन करूंगा, उनकी शादी ब्याह करूंगा, उनका ख्याल रखूंगा। ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, पागल है। कारण क्या है कि वो रियल है ही नहीं, वो काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। 5वां पॉइंट है कि टाइम बाउंडेड लक्ष्य हो, मतलब डेडलाइन फिक्स हो। हमें कब तक इस लक्ष्य को अचीव करना है, इसकी सोच हो हमारे पास। यदि ये सोच नहीं है तो लक्ष्य बढ़ता चला जाएगा और आगामी लक्ष्यों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो दूसरा लक्ष्य प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना